एंडी ड्यूफ्रेस्ने ने एक कामयाब बैंकर पे एक भयानक जुर्म का इल्जाम लगा, अपनी बीवी और उसके आशिक का डबल मर्डर। सबूत हालांकि पुख्ता नहीं थे, लेकिन एंडी के खिलाफ थे, जैसे एक जलन से भरे पति का बेठेला। कोर्टरूम में कानाफूसी गूंज रही थी, हर शब्द एंडी की आज़ादी के ताबूत में कील ठोक रहा था। एसन एंडी ड्यूफ्रेस्ने के रूप में वो साफ सुथरे माहौल में बैठा था, इल्जामों का बोझ उस पर हावी हो रहा था। फिर भी उसका रवैया नहीं बिठेरा, गंभीर, शांत, एक बेगुनाह इंसान अपने नसीब के आगे झुक गया। केस में गवाहों की गवाही चल रही, हर शब्द एंडी के जख्मों पर नमक छिड़क रहा था। उसका वकील, एक नौजवान, बहादुरी से लड़ा, लेकिन जनता की राय पहले ही बन चुकी थी। एसन एंडी ड्यूफ्रेस्ने के रूप में जब कोर्टरूम में थियोशी का फैसला सुनाया गया, तो गैलरी से एक सांस छूटी। एंडी के लिए ये उसकी जिंदगी की आवाज थी, जो टूटकर बिखर रही थी। वो एक ऐसा एथेमी था जिसे सब छीन लिया गया था। उसका भविष्य अंधेरा और अनिश्चित था। जेल का सेल ब्लॉक लोहे की खनक और घुटी हुई सिसकियों से भरा हुआ था। हवा में फिनाइल और निराशा की एक अजीब सी गंध थी। एक जैसे देखने वाले पिंजरे एक विशाल चिड़ियाघर की तरह फैले हुए थे। एंडी ड्यूफ्रेस्ने के रूप में उसका सेल छोटा और तंग था, दीवारें बिल्कुल खाली, बस एक चारपाई और एक जंग लगा टॉयलेट। ऊंची दीवार पर एक छोटी सी खिड़की बाहर की ठेवनिया की एक झलक दिखा रही थी। जो कुछ भी वो खो चुका था, उसकी एक निरंतर याद थी। जैसे ही सेल का दरवाजा बंद हुआ, उसकी सजा का पूरा बोझ उस पर आ गया। खामोशी में गूंजती आवाज उसकी आदत है कि ताबूत में आखिरी कील ठोकने जैसी। वो फंस गया था, अपनी ही बनाई पिंजरे में कैद है। एसन एंडी ड्यूफ्रेस्ने के रूप में वो चारपाई पर बैठ गया। उसका शरीर थकान से चूर था। दिन भर की घटनाएं उसके दिमाग में घूम रही थी। भावनाओं का एक भंवर, डर, गुस्सा, निराशा। उसने कभी खुद को इतना अकेला, दुनिया से इतना कटा हुआ महसूस नहीं किया था। हफ्ते महीनों में ढल गए। जेल की जिंदगी एक जैसी और सख्त एंडी की नई थ्योनिया बन गई। वो जब खाना कहते तब खाता, जब सोना कहते तब सोता, जब काम कहते तब काम करता। उसकी जिंदगी अब बस जेल के दरवाजों की आवाज और गार्ड्स के पैरों की गूंज से चलती थी। ऐसा एंडी ड्यूफ्रेस्ने के रूप में उसे रूटीन में ध्यान और लगन से काम करने में सुकून मिलता था। उसे जेल के कपड़े धोने की जगह पर काम मिला, एक सीलन भरी, घुटन भरी जगह जो मशीनों के शोर से भरी रहती थी। काम मुश्किल था, हालात खराब थे, लेकिन एंडी डटा रहा। उसने साधारण कामों में भी मकसद ढूंढना सीख लिया। एक ऐसी थ्योनिया में जहां उसे सब कुछ छीन लिया गया था, वहां उसने अपने लिए थोड़ा सा कंट्रोल ढूंढ लिया। एस्ट गार्ड हेडली के रूप में एक थीम, एक अचानक हुई मुलाकात ने सब बेथियल थिया। बायरन हेडली, गार्ड्स का क्रूर कप्तान, टैक्स के बारे में गुस्से में बोल रहा था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। एंडी, जिसका दिमाग हमेशा चलता रहता था, ने एक मौका देखा। वो हेडली के पास गया। उसकी आवाज शांत और धीमी थी। गैप 2S, एसन एंडी ड्यूफ्रेस्ने के रूप में। माफ कीजिए कैप्टन, मैंने आपकी परेशानी सुन ली। मैं पहले बैंकर था। अगर आप चाहें तो मैं आपके टैक्स में एम्प्टी कर सकता हूं। हेडली ने एंडी को शक की निगाह से देखा। जैसे तुम बड़े बैंकर हो, मुझे टैक्स की सलाह दे रहे हो, वो बोला घूर। लेकिन एंडी को उस गार्ड के रूखे बर्ताव के पीछे एक बेचैनी सी थी। एसन एंडी ड्यूफ्रेस्ने के रूप में, मैं तो बस थोड़ा काम का बनने की कोशिश कर रहा हूं कैप्टन। सबको कुछ न कुछ चाहिए होता है, यहाँ तक कि यहाँ भी। एंडी की ये बातें जो उसने पूरे कॉन्फिडेंस से कही, हेडली के दिल को छू गई। और ऐसे शुरू हुआ एंडी का अजीब सा युद्ध जेल के उस माहौल में। जेल में ये बात आग की तरह फैल गई कि एक शांत सा अकाउंटेंट है जो किसी भी पैसे के मामले को सुलझा सकता है। जल्द ही पूरे शॉशैंक के गार्ड एंडी के पास अपनी टैक्स, इन्वेस्टमेंट, यहाँ तक कि अपनी लव लाइफ के लिए भी एम्प्टी मांगने आने लगे। गार्ड एंडी के रूप में हर कामयाब सलाह के साथ एंडी
दीवारों को तोड़ता गया जो उसे कैद कर रहे थे। उसने गार्ड्स और कैथेयों का सम्मान कमाया। उसकी अक्लमंद थी और चुपचाप डटे रहने की ताकत ने उसे जेल की उस बेरहम थियोनिया से अलग बना दिया। उसने अपने लिए एक जगह बना ली थी, शॉशैंक की कैद में अपनी एक छोटी सी आजादी। एक शाम जब सूरज की लंबी परछाई जेल के आंगन में पड़ रही थीं, एंडी और रेड लाइब्रेरी के बाहर सीढ़ियों पर बैठे थे। उनके चेहरे डूबते सूरज की गर्म रोशनी में नहा रहे थे। हवा में जेल की रात की आवाजें गूंज रही थीं, सेल के दरवाजों की खनक, गार्डों की धीमी आवाजें, theo से बातचीत की गूंज। ए सर, एंडी ड्यूफ्रेस्ने की तरह, मुझे प्रशांत महासागर के बारे में बताओ। तुम वहां गए हो है ना? रेड सवाल से थोड़ा चौंका, धीरे से हंसा। ए सर, रेड की तरह, मैन के एक बैंकर को प्रशांत महासागर के बारे में क्या जानना है? एंडी ड्यूफ्रेस्ने की तरह, मैं किसी दिन वहां जाना चाहता हूं। जब मैं इस जगह से बाहर निकलूंगा तो मैं वहीं जाऊंगा। जिहुआता नेजो, मेक्सिको के प्रशांत तट पर एक छोटी सी जगह। मैंने इसके बारे में एक बार एक ट्रैवल मैगजीन में पढ़ा था। आर्टिकल में लिखा था कि इसका मतलब है स्वर्ग का किनारा। भूतकाल की कोई याद नहीं, बस लहरों की आवाज और सूरज की गर्मी। एंडी में एक नया जोश आ गया था। जेल की रोजमर्रा की जिंदगी में ये बदलाव छुपा हुआ सा था, पर रेड की नजर पैनी थी। उसने नोटिस कर लिया। एंडी, जो हमेशा अपने रूटीन का पक्का था, अब अपने सेल में ज्यादा टाइम बिताने लगा। घंटों वो खुद को अंदर बंद रखता, बस दीवारों से एक हल्की सी खुरचने की आवाज आती। रेड के मन में क्यूरियोसिटी जाग उठी। वो अपने थियोस्ट पर नजर रखने के तरीके ढूंढने लगा। उसने सीखा कि एंडी किस तरह अपनी कोठरी से धूल मिट्टी बड़ी सफाई से बाहर करता। उसके मूवमेंट्स तेज और प्रैक्टिस्ड थे। उसने सीखा कि एंडी अपनी चारपाई के ऊपर की दीवार पर किस तरह उंगलियां फिराता। उसका टच सॉफ्ट, मानो किसी पूजनीय चीज जैसा। एक टीन रेड ने सोचा अपने थियोस्ट से बात करनी चाहिए। लंच के वक्त वो एंडी की सेल में घुस गया। उसकी नजरें उस छोटी सी जगह में हर तरफ घूम रही थी, कोई क्लू ढूंढने के लिए कि एंडी क्या कर रहा है। सेल हमेशा की तरह साथिया था, पर कुछ अलग था। रेड की नजर एंडी की चारपाई के ऊपर की दीवार पर पड़ी। वहां मर्लिन मोनरो के पोस्टर के नीचे बड़ी मुश्किल से देखने वाली एक दरार थी। रेड का दिल जोर से धड़का। उसने हाथ बढ़ाकर दीवार पर हल्के से थपथपाया। आवाज खोखली थी, उसकी आंखें चौड़ी हुई। एंडी बस दीवार को खुरच नहीं रहा, वो उसमें सुरंग बना रहा था। उस शाम जैसे ही सूरज जेल की दीवारों के नीचे डूब गया, यार्ड में लंबी परछाइयां पड़ रही थीं। रेड ने एंडी को लाइब्रेरी में पाया। वो अपने थियोस्ट के सामने बैठ गया। उसके दिमाग में सवालों की आंधी चल रही थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, एंडी ने हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया। एसन, एंडी ड्यूफ्रेस्ने के रूप में, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो रेड। तुम सोच रहे हो मैं पागल हूं, कि ये बेकार की कोशिश है। रेड झिझका, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। एसन, रेड के रूप में, पागल वो शब्द नहीं है जो मेरे दिमाग में आ रहा है। महत्वाकांक्षी, शायरी, लापरवाह, बिल्कुल। लेकिन तुम हमेशा से अपने रास्ते चलने वाले आदमी रहे हो एंडी, हमेशा से। एंडी मुस्कुराया, एक अनोखी और सच्ची मुस्कान जिससे उसका चेहरा खिल उठा। एंडी ड्यूफ्रेस्ने के रूप में, ये एक रॉक हैमर से शुरू हुआ, एक छोटा सा मामूली औजार, लेकिन सही हाथों में छोटे से छोटा औजार भी हथियार बन सकता है। एक चाबी, एक रास्ता। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। कई तैनों से बन रहा तूफान आखिरकार शॉशैंक पर टूट पड़ा, अपना पूरा गुस्सा थे खाते हुए। बारिश खिड़कियों पर जोर जोर से पड़ रही थी। हवा भयानक आवाज कर रही थी और बिजली कड़क रही थी, जैसे खुद आसमान आजाद होना चाहता। ये पूरी तरह से अफरा तफरी वाली रात, नामुमकिन चीजों की होने वाली रात। एंडी अपने बिस्तर पर लेटा था। उसकी नजरें रीटा हेवर्ट के पोस्टर पर टिकी, जिसके पीछे उसकी
जिंदगी का काम छुपा था। बाहर तूफान कहर बरपा रहा था, बिल्कुल उसके अंदर के तूफान की तरह। सालों की प्लानिंग, पत्थर और लोहे को खोदने की मेहनत इसी पल के लिए थी। आज रात वो अपनी आजादी वापस लेगा। आज रात वो शॉशैंक से भाग जाएगा। लाइटें झिलमिलाएं और जेल का ब्लॉक अंधेरे में डूब गया। कैदियों के मुंह से एक साथ चीखें, डर और अनिश्चितता से भरी आवाज़। लेकिन एंडी के लिए ये मौके की आवाज़। वो बिस्तर से उतरा और तलवार की तरफ बढ़ा। उसके मूवमेंट्स प्रैक्टिस वाले, स्मूथ, कह सकते हैं खूबसूरत। गैप 2S। वो गार्ड्स को तूफान के शोर में चिल्लाते हुए सुन सकता था। उनकी आवाजों में टेंशन और थोड़ा डर भी था। तूफान ने रोज का काम बिगाड़ते ही जेल में हलचल मचा गई। अब नहीं तो कभी नहीं। सालों गुजर गए। हर एक साल शॉशैंक की तलवारों के अंदर एक जमाने जैसा। रेड, जिसके बाल अब सफेद हो चले थे, एंडी की याद को अपने साथ एक ताबीज की तरह रखता था। एक याद थैलाता था कि सबसे अंधेरी जगहों में भी उम्मीद खिल सकती है। और फिर एक थेन रेड की नंबर आ गई। उसे पैरोल मिल गई, एसेन एंडी डुफ्रेस्ने के रूप में। इतने लंबे समय बाद बाहर की थेवनिया एक सेंसरी ओवरलोड थी। रंग ज्यादा चमकीले लग रहे थे, आवाजें ज्यादा तेज, हवा खुद एक ऐसी जीवंतता से भरी हुई थी जिसे वह भूल गया था। उसे काम मिला, एक छोटा सा अपार्टमेंट, एक जिंदगी का साया। लेकिन उसका एक हिस्सा अभी भी शॉशैंक से जुड़ा हुआ था, उस थियोस्त की याद से जिसने उसे उम्मीद का असली मतलब दिखाया था। और इसलिए रेड एक तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा। उसने उन निर्देशों का पालन किया जो एंडी ने उसे इतने साल पहले दिए थे। एक यात्रा जिसने उसे दक्षिण की ओर, सीमा पार, मेक्सिको के प्रशांत तट पर एक छोटे से शहर तक पहुंचाया। जिहुआतानेजो, स्वर्ग का किनारा। एसेक्स, एंडी डुफ्रेस्ने के रूप में। उसने एंडी को समुद्र तट पर पाया। उसका चेहरा धूप और समुद्र से झुलसा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही शांत ताकत थी, वही अटूट उम्मीद। जैसे ही रेड पास आया, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। एंडी मुड़ा, उसके चेहरे पर एक धीमी मुस्कान फैल गई। और उस पल में गर्म मैक्सिकन धूप के नीचे थियो आत्माएं, सालों की साझा कठिनाई और थियोस्ती की स्थायी शक्ति से बंधी हुई, फिर से मिल गई। उन्होंने अपनी मुक्ति पाई थी, जेल की तलवारों के भीतर नहीं, बल्कि अपने निजी स्वर्ग के किनारे पर।